नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स और दस्तावेजों के जरिए 1947 से आज तक के भारतीय शेयर बाजार के सफर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहानी, जैसा इन स्रोतों से पता चलता है, भारत की अपनी ग्रोथ स्टोरी जितनी ही उतार चढ़ाव भरी और रोमांचक रही है। तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा इन रिपोर्ट्स को देखकर। सोचिए, अगर किसी ने 1947 में आज़ादी के वक्त शेयर बाजार में 1000 रुपये लगाए होते तो आज उसकी कीमत क्या होती? ये सवाल हमें इस पूरी बातचीत की तह तक ले जाता है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। स्रोत ये साफ बताते हैं कि 1947 में जो बाजार था वो आज से बिल्कुल अलग था। पहचानना भी मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। उस समय देखिए, कोई फॉर्मल सेंसेक्स या निफ्टी जैसा इंडेक्स तो था ही नहीं, जिसे हम आज रोज ट्रैक करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई वो मुख्य था, और उसमें भी करीब आप कह सकती हैं 200 कंपनियां ही लिस्टेड थीं। सिर्फ 200? अच्छा। हाँ, और जहां तक निवेश की बात है तो वो मुख्य रूप से कुछ गिने चुने बड़े व्यापारी घरानों या अमीर व्यापारियों तक ही सीमित था। ज्यादातर लोग तो इसे फिक्स डिपॉजिट वगैरह के मुकाबले बहुत ज्यादा जोखिम भरा मानते थे। सही बात है। यानी आम आदमी के लिए तो एक तरह से पहुंच से बाहर की चीज थी। और आज तो जमीन आसमान का फर्क है। ये जो 2024 के आंकड़े हैं दस्तावेजों में, वो कमाल के हैं। सेंसेक्स 80,000 के पास, निफ्टी 24,000 के करीब। हाँ, और सिर्फ इंडेक्स ही नहीं, बाजार का जो कुल साइज है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो 400 लाख करोड़ के पार चला गया है। लेकिन एक आंकड़ा जो इन रिपोर्ट्स में सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है आम लोगों की भागीदारी। डीमैट अकाउंट्स की संख्या? हाँ, जहां शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं वो आज 15 करोड़ से ज्यादा हो गई हैं। 15 करोड़? हाँ, और तुलना के लिए इन्हीं स्रोतों में दिया है कि 2020 में ये सिर्फ 4 करोड़ के आसपास थी। सिर्फ 4 साल में इतना बड़ा उछाल? बिल्कुल। ये दिखाता है कि छोटे निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर्स कितनी बड़ी संख्या में बाजार से जुड़े हैं पिछले कुछ सालों में। वाकई ये आंकड़े तो भागीदारी की एक पूरी नई कहानी कह रहे हैं। अच्छा, तो उस 1000 रुपए वाले सवाल पर वापस आते हैं। यहाँ पर यह विश्लेषण बड़ा मजेदार हो जाता है। हाँ, ये गणना इन स्रोतों का एक बहुत ही इम्पैक्टफुल हिस्सा है। अगर हम ये मान ले कि 1947 में लगाए गए वो 1000 रुपए किसी सेंसेक्स जैसे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश किए गए होते, और हम औसतन 15% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यानी CAGR मानकर चलें, जो कि ऐतिहासिक रूप से भारतीय बाजार ने करीब करीब दिया है लंबे समय में। 15% सालाना कंपाउंडेड? जी हाँ। तो इस विश्लेषण के अनुसार आज वो 1000 रुपए बढ़कर लगभग आप मानिए 7 से 8 करोड़ हो गए होते। 7 से 8 करोड़ रुपए? महज 1000 रुपए से। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है। हाँ, लेकिन ये आंकड़ा सीधा सीधा दिखाता है कि लंबे समय तक निवेशित रहने और कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है। धैर्य का फल कितना मीठा हो सकता है। सही कहा। ये स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं, टाइम इन द मार्केट। बिल्कुल। समय और धैर्य, ये बाजार में शायद सबसे कीमती चीजें हैं। और आगे के लिए क्या अनुमान है इन स्रोतों में? भविष्य कैसा दिख रहा है? क्या ये रफ्तार, ये मोमेंटम बना रहेगा? देखिए, यहाँ पर जो विश्लेषण है वो काफी उम्मीद जगाता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है, जैसा इन दस्तावेजों में बताया गया है, कि भारत अगले दशक में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? हाँ, और इसके पीछे कई कारण गिनाए गए हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो उछाल की उम्मीद है, मेक इन इंडिया वगैरह से। फिर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं, और हमारी जो बड़ी युवा आबादी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे कहते हैं, वो खपत और उत्पादकता दोनों को बढ़ा सकती है। और इन सब का बाजार पर क्या असर पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है? तो इसी विश्लेषण के आधार पर कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये सारे फैक्टर्स मिलकर भारतीय शेयर बाजार को आगे भी अच्छा पुश देते रहेंगे। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि सेंसेक्स शायद 2035 तक 2 लाख का आंकड़ा भी पार कर सकता है। 2 लाख? हाँ, हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ अनुमान है, फोरकास्ट है। बाजार में हमेशा जोखिम तो रहते ही हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ये संभावनाओं की तरफ इशारा जरूर करते हैं। बिल्कुल। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? इन स्रोतों के जरिए हमने एक तरह से देखा कि कैसे भारतीय शेयर बाजार, जो कभी कुछ चुनिंदा लोगों का क्षेत्र था, आज एक ऐसी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है जिसमें करोड़ों भारतीय सीधे तौर पर भागीदार हैं। ये सिर्फ नंबरों की कहानी नहीं है, ये एक तरह से आर्थिक लोकतंत्रीकरण
और बदलते भारत की भी कहानी है। सही कहा। और यहाँ एक बात सोचने के लिए उभरती है जो इन आंकड़ों और करोड़ों की ग्रोथ से शायद थोड़ी आगे जाती है, वो ये कि बाजार की जो विशाल वृद्धि है और लंबे समय में संपत्ति बनाने की जो क्षमता इन स्रोतों में दिखाई देती है, वो आधुनिक भारत में एक व्यक्ति के लिए उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और उसकी आकांक्षाओं के लिए क्या मायने रखती हैं। इसका हमारे समाज पर, लोगों की सोच पर, उनके भविष्य को प्लान करने के तरीकों पर क्या गहरा असर पड़ रहा है। ये सवाल शायद आगे सोचने के लिए